पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करेंगे। एक सीनियर सियासतदान मीर हासिल खान बजिंजो आज इंतकाल फरमा गए। एक कदावर शख्सियत, एक कदावर सियासतदान जो जमहूरियत पे, जो आइन पे, जो लोगों के हकूक की पूरी उम्र जंग लड़ता रहा, एक अच्छी शख्सियत के हामिल थे और जब भी उन्होंने बात करने का सलीका भी रखते थे और डट के बात करते थे, सच बोलने का हौसला भी रखते थे, जो आजकल कम से कम बहुत से लोगों में उस तरह से नहीं पाया जाता। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। मीर हासिल खान बजिंजो अपने हमारे बलोच भाइयों के लिए भी, उनके हकूक के लिए भी लड़ते रहे। एक बात थी, बिलीव रखते थे। एक बिलीफ सिस्टम में जब इंसान के पास होता है तो वो अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारता है। और जब बिलीफ सिस्टम की बात आती है तो आज राशिद मिन्हाज शहीद की भी बरसी है। पाकिस्तान के यंगेस्ट निशान हैदर उनको दिया गया बहादुरी की वजह से। पाकिस्तान पे उनका बिलीफ था, एतमाद था, जिसकी खातिर उन्होंने जान दी। ये वो शख्सियात होती हैं जो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से बड़े बड़े कारनामे कर जाती हैं सियासत के मैदान में। मीर हासिल खान बजिंजो की ज़िंदगी बहुत से हमारे सियासतदानों के लिए एक मशअल राह हो सकती है कि किस तरह असूलों पे खड़े रहे, अपनी जिद्दोजहद भी की। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या वाकई हम में सच बोलने का, जिस तरह मीर हासिल खान बजिंजो सच बोलते थे, वो हौसला है? जिस तरह वो आइन पे एतमाद रखते थे, जिस तरह बलोच भाइयों की और दीगर इंसानी हकूक के मामलात पे आवाज़ उठाते थे, आज कितने लोग वो उस एतमाद के साथ, उस बिलीफ के साथ, उस बहादुरी से कर सकते हैं? बहरहाल ये हम सब के लिए एक सोचने का मुकाम है कि जहाँ बहादुरी की दास्तानें होती हैं वो एक बिलीफ सिस्टम पे चलती हैं। हमारी पार्लिमान का तीसरा पार्लिमानी साल भी शुरू हो गया और अगर हम पार्लिमान में सदर मुमलिकत के खिताब की रवायात देखें तो हमने माजी से कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि पहले मुंतखब सदूर के दौर में इस तरह से एहतजाज देखने में कम ही नज़र आता था। डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ हमने देखा कि पार्लिमान में मुश्तरका इजलास में अक्सर एहतजाज होता था, जो इनडायरेक्टली कुछ लोग सदूर बने, उस हवाले से भी हमने एहतजाज देखा, नारेबाजी भी लगी कि आप चले जाएँ। लेकिन एक मुंतखब सदर आरिफ अलवी के हवाले से आज मुश्तरका अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। सदर मुमलिकत का इजलास जो खिताब था पार्लिमान से, उसको क्या उजलत में बुलाया गया और इस हवाले से अपोजिशन ने चंद सवालात भी उठाए। जो 2 साल कारकर्दगी है हुकूमत की, उसको सदर मुमलिकत ने तो बहुत सराहा, लेकिन अपोजिशन की तरफ से सवालात भी उठाए गए। क्या कारकर्दगी क्या है, ये सारा मामला हुआ किधर और हम जा किधर रहे हैं आज? इस हवाले से बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे करवा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, और चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। वन पेज उसका बड़ा जिक्र होता है और ये 1 पेज ही है। अब पता नहीं इस पेज की कौन सी साइड का जिक्र हो रहा था, लेकिन सदर मुमलिकत ने आज 1 पेज के हवाले से एक बात की अपने इजलास में, खिताब में, और क्या कहा आइए देखते हैं। लोग बार बार पूछते हैं कि आप सब लोग एक पेज पर हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहां? कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक पेज हुआ। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रुकावट आए हम उसको उबूर करें। ये एक पेज हुआ। तो मुझे खुशी है इस बात कि पाकिस्तान के सारे इदारे एक पेज पर हैं। जी नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने बहुत अच्छी बात की कि किस हवाले से सब इदारे एक पेज है, लेकिन मेरे सामने जो ये एक सफ़ा पड़ा है, ये तो बिल्कुल इसकी दोनों साइडें खाली की खाली हैं। लेकिन यकीनन सदर साहब जो बात कर रहे हैं इंतहाई अहम बात है। चौधरी मंजूर साहब, सदर मुमलिकत इतनी अच्छी बातें कर रहे थे और अपोजिशन फिर भी उठ के चली गई। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, साथी, कॉमरेड आसिम बजिंजो, एक बड़े बाप के बड़े बेटे थे, उनका इंतकाल हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक है कि वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें करते थे। मुझे याद है जब 18वीं तरमीम हुई तो उन्हें प्राइवेट महफिल में बात की, उन्होंने कहा जो सेपरेटिस्ट हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीक चलाने वाले लोग हैं,
ان سے ہم نے جو ڈائلاگ کیا انہیں کہا کہ ہم نے ایک گولی چلائے بغیر ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کر 50% فرسٹ رائٹ لے لیا ہے. آپ نے اتنے لوگ مروائے، اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود آپ آج تک کیا حاصل کر پائے؟ تو یہ جو مسلح جدوجہد میں آئے، یہ ایک بڑی بات تھی. جو ایسی باتیں کرتے تھے جو ایک برج تھا، ایک پل کا کردار ادا کر رہے تھے بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے درمیان، آج وہ نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی اور ان کے ساتھی ہم سب مل کر ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو نقطہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے. یہی میرا خیال ہے سب سے بڑا خراج تحسین ہے کسی بھی کو. آپ نے کہا کہ وہ بڑا دبنگ طریقے سے سچ بولتے تھے، لیکن ان کے اندر میں نے کبھی ان کو انڈیسنٹ ہوتے نہیں دیکھا، کبھی ان سے میں بدتمیزی نہیں دیکھی. کتنا بھی مشکل حالات ہو، کتنا بھی پریشر ہو، کبھی وہ بدتمیزی نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی تھی. اور میں ان کے والد صاحب سے بھی اس لیے متاثر ہوں کہ دو صرف ایسے لوگ ہیں جن کا پرسپیکٹو جو ہے، جو پیش منظر انہوں نے پیش کیا، وہ حرف بحرف درست ثابت ہو رہا ہے. ایک مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جو پرسپیکٹو دیا تھا انڈیا کی تقسیم سے پہلے، وہ درست ثابت ہو رہا ہے آج تک. اور دوسرا غوث بخش صاحب تھے جو انہوں نے پشاور میں تقریر کی تھی، کبھی ارشد صاحب آپ وہ نکال کر دیں. انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک حرف بحرف درست ثابت ہوا. بھٹو صاحب کے بارے میں، بھٹو صاحب کے خلاف جو لوگ تھے ان کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئی. تو یہ بھی ہٹ کر جو لوگوں کا بہت اعلیٰ دماغ کے ہوتے ہیں، وہ جو پیش منظر دیکھتے ہیں مستقبل کا، اگر اس کے مطابق ہو تو ان کو حکم عملی بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے. رہا آپ کا سوال، آج آپ کے سوال کے دیکھیں، یہ حکومت تو پتہ نہیں کہاں پہ رہ رہی ہے. ذرا آپ کیمرہ لے کر باہر تو جائیں، مجھے چھوڑ دیں، ملک احمد خان صاحب کو چھوڑ دیں، ہمایوں خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں، لوگوں سے پوچھیں 2 سال کارکردگی کیا ہے، بجلی کی قیمت کیا تھی جب تشریف لائے تھے، آج کیا ہے، پیٹرول کی قیمت کیا تھی، پھر یہ جو گیس کی قیمت کیا تھی، آٹا کیا تھا، چینی کیا تھی، گھی کی قیمت کیا تھی. عام بل سے لے کر ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. آپ نے بڑے جو وعدے کیے تھے، آپ ذرا اس کی طرف جائیے. ایک پیج پہ ہیں، پیج کس کا ہے یہ تو بتا. وہ سب تو ایک پیج پہ، اور اس پہ بہت کچھ لکھا بھی ہوا ہے. اور جو صدر مملکت صاحب نے باتیں کی، چودھری منظور صاحب، وہ آئین پاکستان میں درج ہیں، پری ایمبل میں، فنڈامنٹل رائٹس میں، جس کے لیے ہم کئی سالوں سے کوشش کریں. میں سوال یہ ہے کہ جو عوام کے پاس صفحہ آتا ہے سارے ایک پیج پہ، یہ صفحہ خالی کیوں ہوتا ہے؟ میں بھی اسی عوام کا حصہ ہوں، میرے پاس یہ خالی صفحہ ہے. اس 1 پیج پہ سارے ہوں گے، عوام کو کیوں نہیں اس پہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا؟ جی دیکھ لیں نا، ابھی جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیے مسنگ پرسنس کا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو مار دیا، ایک لڑکے کو گولی مار دی اس ماں باپ کے سامنے. یہ تحریک انصاف کے یہ ناروبال کے ایک ہیں، ان کے بیت المال کے چیئرمین، ان کے بیٹے نے راستہ نہ دینے پر ایک باپ کو مار دیا اور دوسرا زخمی ہے. کیا کمال کی یہ پریسیڈنٹس دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کیا آپ یہ ان چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کا جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اگر اپوزیشن پارٹیز نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو شاید لوگ پھر انتظار نہ کریں، لوگ باہر آ جائیں گے. رائٹ. میں ملک احمد خان صاحب تنگ ہیں. رائٹ. چودھری منظور صاحب جتنے باتیں کی تو سب کے ثابت ہوئے. بالکل. ملک احمد خان صاحب، اپنے صدر مملکت اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے، ایک صفحے کی باتیں کر رہے تھے کہ تمام اس ایک صفحے پہ موجود ہیں، اور اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، باہر نکل ہے. کیا وجہ ہوئی؟ اتنی اچھی باتیں کیوں نہیں آپ نے بیٹھ کے سنی پارلیمان میں؟ جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ پہ، جو کہ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کیسے ہونی چاہیے. تو بیفور کمنگ ٹو اس بات پہ کہ صدر مملکت کے خطاب میں کیا تھا اور کس بنیاد پہ اپوزیشن نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور اس کا میرٹ کیا تھا اس واک آؤٹ کا، تو یہ تو ایک عمومی تاثر ہے کہ پارلیمنٹ
कुछ बरस हम सुनते रहे कि एक डिबेटिंग क्लब है, तो अब तो वो डिबेटिंग क्लब की इफादियत भी खोता जा रहा है। तो उसमें बुनियादी सवाल जो उठता है वो कि क्या पार्लियामेंट की अहमियत और इफादियत जो है वो प्रोसीजर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन या उसके रूल्स में दी गई बाय द बुक रहने से है, या उसको थोड़ा बहुत अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ऊपर नीचे कर लेने से भी काम चलता है। तो प्रेसिडेंट की स्पीच जो थी उसमें मुझे जो मेरी एक एकेडमिकली उसके ऊपर एतराज़ है वो ये है कि एक डायरेक्टिव नेचर की स्पीच होनी चाहिए थी, रादर एक मशले राह होनी चाहिए थी, रादर एक रास्ता दिखाने की सही होनी चाहिए थी, रादर अगले साल के लिए पार्लिमानी साल में जो पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान एक पुल का काम करती, एक ऐसी डायरेक्टिव नेचर की स्पीच होनी चाहिए थी प्रेसिडेंट की। अब अगर जैसे अभी चौधरी साहब और आपने मीर हासिल खान बजिंजो की वफ़ात पर जो बात आपने की, उनको एक ट्राइब्यूट पे किया आपने, वो कोई शक नहीं है उनकी सारी ज़िंदगी एक जमहूरी और सियासी निज़ाम की बेहतरी और इसी काविश में गुजरी, और वो एक बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, एक बहुत आला पाए के इंसान थे। तो उनके जब आखिरी दिनों की कुछ स्टेटमेंट्स उनके बीमार होने से पहले वो मेरे कानों में गूंज रही हैं, वो मुझे एहसास दिला रही हैं कि एक ऐसा शख्स जो इन्हीं पार्लियामेंट की राहदारियों में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद एट द एंड ऑफ द डे अपनी पूरी इनिंग्स खेलने के बाद तो एक मायूसी का इजहार करते हुए जब वो असेंबली की सीढ़ियों से बाहर निकल रहे थे, तो मेरे सामने वो रिफ्लेक्शन है, मेरे सामने वो मेरी यादाश्त में वो चीज़ सब्त हो गई है कि मैं एक मीर हासिल खान बजिंजो जैसे कदावर शख्सियत की इस एक पुरशिको इमारत जो पीछे मेरी उम्मीदों का, मेरी ख्वाहिशों का, मेरी एक पब्लिक लाइफ का महवर होनी चाहिए जो बिल्डिंग, उसके आगे गुजरते हुए जो एक जान देता हुआ शख्स जिसको पता था कि वो बीमार भी है, तो वो क्या कह के जा रहा था। तो मुझे आई हैव नो डाउट्स इन व्हाट आई एम सेइंग, और जो मैं बिल्डअप कर रहा हूँ आपके सामने, कि पार्लियामेंट की इफादियत ऐसे ही कम होगी जैसे आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तकरीर में था। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी समहाउ शायद कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को डिफीट कर बैठे, वो उस मेंबर पर इसलिए खड़े नहीं हुए थे कि वो हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ करें, वो हुकूमत को अगले साल के लिए एक रास्ता मुतय्यन करने के लिए खड़े होने का इस्तेहकाक रखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ, इससे ज़्यादा उनका इख्तियार नहीं है। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो रियासत का हिस्सा है। उन्होंने बतौर रियासत के सरबराह के हुकूमत को एक सिमत देनी थी, ना चाहिए जाए कि वो आके एक तारीफ़ों का पुल बांधने लगें। फिर कहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं पर उसकी डिमाइज़ हुई, मुझे इसका भी बड़ा अफसोस है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी हमें सदर पाकिस्तान मुंतखब होने से पहले आईने पाकिस्तान पर एक बड़े बड़े लेक्चर बैठ के दिया करते थे, तो आज उनको ये नहीं पता चला कि वन पेज पर होने का मतलब क्या होता है, कि वन पेज पर होने का मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि आप अगर एक अपनी वो पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड की कि आपने हुकूमत के ऊपर एक आपकी पोजीशन क्लियर है कि आपने रियासत के सरबराह की हैसियत से क्या हुकूमत के साथ अपना तल्लुक़ रखना है। तो उनकी स्पीच में तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई गालिबन तहरीक इंसाफ का कोई फयाजुल हसन टाइप आदमी, या कोई इनका कोई एनीबडी यू कैन नेम, जो कि बिला वजह सिर्फ इस हुकूमत की तारीफ़ करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट को ही शुडंट हैव एक्चुअली डन दिस व्हाट ही हैज डन टुडे। तो प्रेसिडेंट साहब को वो नहीं करना चाहिए था। ने राइट। मिर्जा हुमायूं अख्तर खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि एक जमहूरी तौर पे मुंतखब सदर, उनके लिए भी बॉयकॉट हो गया, तो ऐसा क्या किया सदर मुमलिकत ने जिस वजह से अपोजिशन ने उनकी बात ही ना सुनी? मैं अपने साथियों की बात बड़े गौर से सुन रहा हूँ। हमारा निज़ाम जमहूरी का जो है वो सबसे नज़दीक बरतानिया के निज़ाम पे है, और हालांकि बरतानिया की मलका सॉवरेन रूलर है, वो किसी पार्टी की नुमाइंदा नहीं होती, लेकिन तकरीर हमेशा वो जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनकी लिखी हुई पढ़ती हैं। आज हमारा सदर तो एक पार्टी का नुमाइंदा तो नहीं होता, लेकिन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होता है, और उसमें जिन पार्टियों की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो शो हो रही होती है सदर के इलेक्शन में। मैं ममनून हुसैन साहब की तकरीरें मुझे याद हैं, मुझे फारूक
लगारी साहब मरहूम की तकरीरें याद हैं, जब तक वो पीपल पार्टी के मुखालिफ नहीं बने थे। गुलाम रज़ाक साहब कुछ बैलेंस तकरीर किया करते थे। मुझे ये सारी तकरीरें याद हैं। तो आज मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं कि एक गवर्नमेंट की लिखी हुई तकरीर सदर मुमलकत ने पढ़ी। मेरे बड़े काबिल एहतराम साथी हैं चौधरी मंजूर साहब। आज इन्होंने गुफ्तगू इस तरह की कि मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उसके जिम्मेवार PTI है, जो कि 2 साल पहले पावर में आई। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली दफा जब सियासी सीन में आए तो 1958 था, उसको अब 60 साल से ज्यादा हो चुका है। और PMLN पहली दफा नवाज शरीफ साहब 2001 में ज़ावर साहब की पंजाब की काबीना में था, उसको 40 साल तकरीबन हो चुके हैं। किसी न किसी सूरत में ये दोनों पार्टियां पाकिस्तान को रूल करने में या सूबों को ये इनका किरदार है। तो मुझे जरा बता दीजिए कि 40 साल और 60 साल में क्या हम मलेशिया बन गए, या हम तुर्की बन गए, या हम साउथ कोरिया बन गए? हम तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। ये सारा PTI ने 2 साल में किया है। हम PTI ने 2 साल में किया, बिल्कुल सही। आपका सवाल मैं आगे हुआ करते थे, राइट, आगे हुआ करते थे। हम 2 साल में अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सीन हमें ना बताया जाए कि इस मुल्क के तमाम मसले जो हैं वो हमारे क्रिएट किए हुए हैं। और कौन सी को पीपल पार्टी और PMLN ने हमें कश्मीर फतह करके लाके दे दिया, जो आज हम कह रहे हैं कि OIC की मीटिंग नहीं हुई और ह्यूमन राइट का नहीं हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल का 55 साल में पहली मर्तबा कश्मीर स्पेसिफिक इजलास कराया, और जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंडिया की जो कोशिश है कि वो इस पे कब्जा कर रहा है वो गलत है, और कश्मीर अभी भी जो कश्मीर के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो बिल्कुल एनफोर्सेबल हैं। और जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो गड़ा खोदा है मोदी साहब ने और पाकिस्तान ने जिस तरह आवाज दुनिया में फैलाई है, आपने देखा है कि चाइना ने क्या किया है। लद्दाख पे उन्होंने कब्जा किया, चाइना अंदर घुस गया, और इंडिया जो गड़ा खोदा है उसमें खुद इस वक्त गिर चुका है। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है। बिल्कुल, हमारी हमेशा से हुमायूं अख्तर खान साहब, ये हम हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह ताला दुश्मन की तोपों में कीड़े डाले, वो गोड़े में गिरे। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं फुल्ली एग्री करता हूं आपकी इस बात से। हम हमेशा से यही कहते आए हैं, दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। थोड़ी सी बात करते हैं चौधरी मंजूर साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। पिछले 40 साल का, 73 में से 40 साल का तो जिक्र हुआ है, बाकी 30 साल और भी थे, उसमें भी हालात वो उसी तरह के जो हुमायूं अख्तर खान साहब ने शायद जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ी मौजूदा बात अगर करूं तो शिबली फराज साहब ने आज बाकायदा ये चीज मानी है कि चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन 2 साल में हम इसका कुछ कर नहीं सकते। क्या कहा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने, आइए देखते हैं। कई चीजें होती हैं जो कि वक्त लेती हैं। 2 साल में हम मुल्क को बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते। अभी भी हमारे चैलेंजेस हैं, और महंगाई का चैलेंज फिर हमने कल भी बात की थी, हम आज फिर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जो महंगाई की वजह है उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ये। जी चौधरी मंजूर साहब, आपने सुना कि महंगाई की मुख्तलिफ वजूहात हैं। बिल्कुल महंगाई हुई है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात हैं। शायद वही बात जो हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि इतने साल, 2 साल में ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। तो वाकई ऐसा ही है, हुकूमत में आके महंगाई जैसी चीज़ भी हल नहीं हो सकती 2 साल में। वैसे कहते ना कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋੜੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੀ ਕੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, हुमायूं खान साहब भाई हैं हमारे, या फिर तो या बराह रास्त फौजी हुक्मरान रहे हैं, या फिर उनके जरिए प्रॉक्सी हुकूमतें रही। आज भी जरा आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो जिस पेज की बात कर रहे थे वो कौन सा पेज था, किनका पेज? सो ये इस बहस में नहीं हम जाना चाहते। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो हम चले जाते हैं कि क्या करते हैं हम, फिर और फिर वापस कहाँ पे ले जाते हैं, और फिर वापस पॉलिटिशियंस को लाया जाता है जब चीजें खराब हो जाती हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब खारजा पॉलिसी को देखें आप, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपकी एक मिनिस्टर कह रही है कि खारजा पॉलिसी पे फेल हो गए। आपके वजीर खारजा को जाना चाहिए था सऊदी अरबिया, आपका आर्मी चीफ जा रहा है।
जो काम जिसके करने वाले वो कर नहीं रहे, जिनके नहीं करने वाले वो कर रहे। तो ये कौन सी बात है? 2 साल महंगाई की बात कर रहे हैं। जो पहले जो कुछ होना होता है वो पहले 2 साल में होना होता है। मुझे ये बताएं, 50 लाख घर बनने थे, 20 लाख तो 2 सालों में बनने चाहिए था ना। आपने 2 लाख भी बनाए, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी आपको। 1 करोड़ में से 2 सालों के अंदर आप कम से कम 40 लाख तो देनी थी ना। किधर है? बिल्कुल, आप चौधरी मंजूर साहब जो आप बात उठा रहे हैं, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब जब वॉकआउट किया, उन्होंने भी यही सवालात उठाए और याद करवाए वजीर आजम के ये वादे कि किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। इन्होंने बड़े बुलंदो बांग दावे किए हुए थे। ये कहा करते थे कि हमारे मुल्क में बाहर से लोग आकर मजदूरी किया करेंगे, अंग्रेज आया करेंगे। पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर दुनिया में लाइनें लगी होंगी, पाकिस्तान का वीजा ले रहे होंगे कि यहाँ के नौकरियां ढूंढे बाहर से आके लोग। आज हालत ये है कि पाकिस्तान में कई लाख लोग इन्होंने खुद बेरोजगार कर दिए। तब्दीली की गवर्नमेंट आएगी तो उनके लिए 1 करोड़ नौकरियां लाएगी। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। मैं आज सदर मुमलिकत से ये पूछना चाहूंगा, आपने उन नौजवानों के सवाल का जवाब दिया जो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां का जो वादा किया गया था वो कब पूरा होगा। 2 साल गुजरने के बाद वो 50 लाख घरों का वादा कहाँ गया? हमने बड़ा चैलेंज लिया, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। जी, हमायूं अख्तर खान साहब, आपने चौधरी मंजूर को भी सुना, राजा परवेज अशरफ साहब, वो सारे अब जो वादे किए गए थे कह रहे हैं कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन किधर है? नौकरियों की बजाय यहाँ तो बेरोजगारी फैलती जा रही है। देखिए, इस वक्त हाउसिंग का बहुत मेजर इनिशिएटिव चल चुका है, हाउसिंग अथॉरिटी बन चुकी है। आप इसमें बहुत ही बड़ा ये मंसूबा है, इसमें बहुत हमें मुंतज़म तरीके से आगे चलना था, लेकिन इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसका जो इदारा जो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आगे चलेगी, वो सब इन प्लेस आ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें बड़ी पेशरफ्त होगी। जो हालात हमें मिले, जो हमें एक इकॉनमी मिली जो बुनियादी तौर पे कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी थी और रुपए को ओवर वैल्यू रख के, जिससे इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, एक महसूस होता है कि इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन वो हमेशा डॉलरों की कमी उसका नतीजा निकलता है और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, जो कि PMLN के जमाने में एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन से $20 बिलियन पे आई पिछले दौर में। इसको हमें ठीक करने के जो इक़दाम उठाने पड़े, उसके नतीजे में महंगाई आती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रश हो जाता है, FBR का रेवेन्यू कम हो जाता है, नौकरी खत्म होती हैं। लेकिन सारी दुनिया, ये वर्ल्ड बैंक और IMF और एशियन बैंक, सब ने कहा कि पाकिस्तान सही सिमत में चल रहा था। S&P 500 ने, मूडीज ने, फिच ने रेटिंग्स हमारी इंप्रूव की। कोरोना जो आया, हर शाम मैं बैठ के तनकीद सुनना करता था अपोजिशन की, और उसका आपने देख लिया है कि हमारी पॉलिसीज अल्लाह को कामयाब रखे, कामयाब हुई हैं। और हमारी ये पॉलिसी भी कि लाइव्स और लाइवलीहुड में जो हमने बैलेंस रखा है, दुनिया की डेवलप्ड मुल्कों की इकोनॉमीज ज्यादा डैमेज है, इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी बचा ली है। 2 साल में हमारी एक कारकर्दगी है। एहसास प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि अरबों रुपया उसमें ज्यादा लाया गया है, चाहे वो बेवे हों या यतीम बच्चे हों या मजदूर हों या डेली वेजेस हों या इनफॉर्मल सेक्टर हो, किसान हो, ताजर हो, सबको इससे फायदा पहुंचाया गया है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो मैं तो ये कहूंगा, और इस वक्त हम वेल प्लेस्ड हैं इस कोरोना का जो इशू है इससे निकलने में और तेजी से आगे बढ़ने के। बिल्कुल ठीक है। और आपने सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा कि सही जा रहे हैं बकौल हुकूमत के, लेकिन अपोजिशन इस पे आम आदमी का सवाल उठा रही है। पता नहीं ये मईशत आप लोग जो सही कर रहे हैं उसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं पहुंचता, या अपोजिशन ये गलत बात कही। मरियम औरंगजेब साहिबा ने चंद कीमतें बताई कि 2018 में कीमतें क्या थी और आज कीमतें किधर खड़ी हैं, क्या कहा, आइए देखते हैं।
52 रुपए चीनी जो नवाज शरीफ के दौर में थी, आज मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम इस करप्ट टोले इमरान खान के फैसले और करप्शन की वजह से आज 110 रुपए और 105 रुपए किलो मिल रही है। आज आटे की कीमत 35 रुपए से 2 साल में 75 रुपए पाकिस्तान की आवाम खरीद रही है। आज भी 2 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल 2017-18 से कम है और डॉलर की कीमत 115 से 168 रुपए हो चुकी है। गैस की कीमत में 200% इजाफा 2 साल में, बिजली की कीमत में 70% इजाफा 2 साल में। जी मलिक अहमद खान साहब, आपने सुना मायूं अख्तर खान साहब और हुकूमती वुज़रा जो 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपकी माशी डायरेक्शन थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो गलत थी, हम बेहतर कर रहे हैं। अगर ये बेहतर हो रही है तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा जो कंपैरिजन में फिगर्स दे रही थी, ये कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है अरशद, मैं एक 2017, 16 और 15 में तवातर के साथ ये ब्लूमबर्ग्स, मोडीज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, ये मैंने सारे शुमारे निकलवाए। भाई मुझे किसी दोस्त ने मेरी इस तरफ मुझे बताया कि जो आज पूरी गवर्नमेंट की जितनी कैबिनेट है वो सारे इन अदारों की तरफ से इनकी क्रेडिट रेटिंग और दुरुस्त सिमत की जो बात की जा रही है, मोर और लेस पिछली गवर्नमेंट के 3 सालों में डार साहब के साथ भी उनकी जो असेसमेंट थी वो बिल्कुल इन्हीं जब IMF के साथ किए गए मुआहिदों के बाद वो जो ऑब्लिगेशंस हमने अंडरटेक की थी कि ये हम पूरी करेंगे, तो फिर उनके जो शुमारे छपे थे उनमें ये सारी बातें पाकिस्तान की मईशत के बारे में थी। अब वर्ड टू वर्ड कोई फ़र्क ही नहीं है। आप कल अपनी रिसर्च टीम से कहें कि वो ये चारों शुमारे निकाले और आज के निकाले तो आपको बड़ा क्लियर फ़र्क पता है। कोई उसमें आपको कोई लगे, क्योंकि जो होता है नेचुरली क्या होता है कि आप कुछ रॉन्ग प्रेमिसेस पे अपनी चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं। अच्छा, जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो शॉर्टेज ऑफ पावर, यानी 18 घंटे की लोड शेडिंग से 9 घंटे का जो बोझ था वो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उठा रही थी, तो आपका एक्सपोर्ट का बिल कैसे बराबर रहता? मुझे कौन सी आपके पास वो ऐसी लोकली मैन्युफैक्चर्ड ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनको आप एक्सपोर्ट करते और उसके साथ आप ये जो कहते हैं जी ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी थी जिसकी ग्रोथ पे इन्होंने खड़ा किया, GDP जो था वो 5.8 या 6 पे मेंटेन किया। अब बड़ी बेसलेस रीजनिंग है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से एक फैक्टर को उठा के कि आप जो पूरी होलिस्टिकली किसी एक GDP की मतलब आपकी तरक्की की जो शरह नमू है उसको बताने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐड ऑन करके एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से किसी एक फैक्टर को उठा लेना और उन वजूहात का जिक्र ही ना करना जिनकी बुनियाद पर यह बात थी। जब आपकी सनत का पहिया ही नहीं चल रहा था तो आपने क्या एक्सपोर्ट करनी थी? अच्छा, ये पैरिटी टू पाक रुपी एंड डॉलर बात आपके सामने है कि जो भी इनको करना चाहिए था ये देखते इन्होंने खुद एडमिट किया, ऑन 4 काउंट्स एडमिट किया। गवर्नर स्टेट बैंक आपके सामने है, मैंने आपको खुद सुना है उस पर। असद उमर साहब जब थे और उस वक़्त वो डॉलर की बात पर प्राइम मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट आपके सामने कि मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा, और स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है और हुकूमत का उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, बट आइंदा के लिए हम ऐसा देखेंगे तब तक डैमेज एंड लॉस वॉज डन। तो होता नॉर्मली क्या है कि जब आप मैं सिर्फ कि जी ऑपोजिशन का ये मुकदमा दुरुस्त है कि वो जो बात कर रही है वो इसलिए करती रहेगी कि ये हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नहीं, दिस इज़ नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये है कि इस वक्त मैंने हार्ड कोर रियलिटी को देखना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इधर इट इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी और नॉट। क्या बाकी सर आम आदमी, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी और पता नहीं ब्लूमबर्ग और ग्लूमबर्ग और कौन कौन से बर्ग आप बताते हैं, आम आदमी का तो मसला बड़ा सादा सा है कि मुझे चीनी सस्ती मिलनी है, आटा सस्ता मिलना है, रोजमर्रा की अशिया सस्ती मिलनी है, बाकी आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आम आदमी को तो फर्क नहीं पड़ रहा। तकरीरें आप कर लें, हमायूं साहब कर लें, वजीर खजाना कर लें, डजंट मेक अ डिफरेंस टू अ कॉमन मैन लाइफ। मैं एक वक्फा लेता हूं और इसी गुफ्तगू नाज़रीन जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ہمایوں اختر خان صاحب, آپ تو معیشت کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ تھنک ٹینک اور سیمینار اس پورے سرکٹ کا حصہ ہیں, بڑی انفارم ڈسکشنز ہوتی ہیں, آپ جو سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, آپ میکرو انڈیکیٹرز اور میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں, عام آدمی کو یقیناً وہ سمجھ نہیں آتی. عام آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے یا زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس کا اقرار وفاقی کابینہ, وفاقی وزراء اور آج انفارمیشن منسٹر نے بھی کیا. اگر معیشت اتنی بہتر جا رہی ہے تو عام آدمی کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دو تین چیزیں. ایک, جب اکانومی کو صحیح سمت میں ڈالا جاتا ہے, جس میں جو میں نے پہلے ریپیٹ نہیں کروں گا, جو میں نے پروگرام کے شروع میں بیان کیا, تو اس کے نتیجے میں IMF ساری دنیا کے لیے اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ روپیہ کا جو آپ نے اوور ویلیو رکھا 105 پہ, اس کو آپ صحیح لیول پہ لائیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں بھی ہوا تھا. شوکت عزیز کے زمانے میں روپیہ کو آرٹیفیشلی 60 روپے پہ رکھا گیا تھا, اور 2008 میں وہ ایک گو میں 85 پہ آیا تھا. ابھی روپیہ کو سالہ سال 105 پہ رکھا گیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے, یہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے اکانومی کے لیے, کیونکہ جب آپ اتنی تیزی سے نیچے جاتے ہیں, جو کہ IMF کہتی ہے کہ آپ کو لانا ہے, تو اس سے میسو انفلیشن ہوتی ہے, اس سے آپ کی امپورٹس بہت مہنگی ہوتی ہیں. جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے دالیں تک تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے ایک مہنگائی آتی ہے. یہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ایشوز ہوتے ہیں, موسمی وجہ سے گورنمنٹ مشین صحیح نہیں چلی, تو آپ کی ویجیٹیبلز کی یا آٹے کی یا چینی کی بہت ہی ریگولیٹڈ نئی تفصیل میں جانا چاہتا, یہ سپلائی سائڈ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل آپ نے دیکھا کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ بالکل ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, اور اب میرے خیال 8% کے لگ بھگ پہ آ چکا ہے, اور اس میں قیمتوں میں بہتری اس وقت لائی جا رہی ہے. قیمتوں میں بہتری لائی جا رہی ہے, اور 3 دن سے اگر حکومتی وزراء کو ناظرین سنیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً کوششیں ایسی ہیں کہ چاند سے توڑ کے لے آئیں گے, اور کیا کیا دعوے کیے گئے ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں حکومت کی طرف سے. کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اور 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلسس مشینز, وہ انستھیزیا مشینز ہیں, یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. منڈا ڈیم ہے, اس میں کروٹ ہے, بھاشا دیامیر ہے اور کوہالہ ہے. 6,500 سے لے کے 7,000 میگا واٹ پن بجلی انشاءاللہ پاکستان میں اس کے ساتھ بنے گی, اور یہ وہ منصوبے ہیں جن پہ کام اس وقت جاری ہے. 15 ونڈ پروجیکٹس 800 میگا واٹ ہو گئے ہیں, اور یہ ان پہ ابھی کام شروع ہے. داسو کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں. مومن ہم نے 54 سال کے بعد شروع کروا دیا ہے, پیسے ڈسبرس کر دیے ہیں, گراؤنڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے. تعمیر بادشاہ پاکستان کی ہسٹری چینج کرنے جا رہا ہے. 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی, 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے. 2 سال میں 53 ارب سے NHA کا ریونیو 103 ارب پہ چلا گیا. ہر شہری جس کے پاس فنڈز نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے لیگل ایڈ اور اسسٹنس ملے گی. پہلی دفعہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو پروسکرائب کیا گیا. پچھلے 2 سال میں ہم نے 5,000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے. یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا, اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا. پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات, حکومت کے اخراجات کو کنٹرول کیا. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ریلیف ہے وہ پہنچائی. ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے. 2 ہم نئی پالیسیز لے کے آئے, الیکٹرک وہیکل پالیسی, موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. فرٹیلائزر کی سیلز, یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. DAP کی سیلز 29% زیادہ ہیں. 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں. پچھلے 2 سال میں ایگزسٹنگ فیلڈز میں ڈرلنگ انکریز کروا کے تقریباً 26 نئی ڈسکوریز کی ہیں. 240 ملین کیوبک فٹ گیس ایڈ کی ہے, 7,000 بیرل آئل کے ایڈ کیے ہیں. 10 نئے بلاکس دے دیے ہیں, ٹینڈر کر دیے, ان پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. اور نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو کراچی سے لاہور تک نئی پائپ لائن ایک ڈالنی تھی, اس پہ بھی ہم تقریباً سب کام مکمل کر چکے ہیں. ہماری کمٹمنٹ پہ آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد
जब हर दफ़ा बैठेंगे एक इत्मीनान होगा कि जो आपकी हुकूमत है, जो इधर लोग आके बैठे हुए हैं, वो जो बातें करते हैं उस पर अमल भी करते हैं और उनकी जो कमिटमेंट है वो पूरी है। जी मलिक अहमद खान साहब, इतनी अच्छी आपने सुना काम हुकूमत कर रही है और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कह रहे हैं जो बातें करते हैं उस पर अमल भी करते हैं, इस पर आप यकीन रखें। तो अपोजिशन को क्यों यकीन नहीं आता? इतने सारे तो काम हुकूमती वुज़रा गिनवा रहे थे। अच्छा साहब, मैं इस सादगी पे क्या कहूँ कि मुझे तो बस अपना देखिए, बुनियादी जब मैं आपसे पिछले आपके सेगमेंट में बात कर रहा था तो मैं आपसे बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात आपसे मैं करना चाह रहा था जो आपने वुज़रा की सुनवाई। अब मुझे क्यों ये रेफरल करना पड़ा टूवर्ड्स के ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और IMF के साथ किए गई कमिटमेंट्स और मोडीज़ और ब्लूमबर्ग, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये रेफ़र किया। अच्छा, ये जिन बातों का ये जिक्र कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ से, क्योंकि आपका सवाल बड़ा दो टोक सवाल है कि आपने इतनी बड़े जो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है उसमें जो उनके ऊपर बीत रही है उसकी किसको खबर होगी। तो इस पर भी कुछ थोड़ी लब अफशाई करते बताते कुछ थोड़ा बहुत हमें इस चीज़ का भी जिक्र होता। ये सारे किस्से में जिनका झगड़ा है उनका जिक्र ही नहीं है। अब अगर एक शख्स जिसको अपनी रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के लिए अपनी आमदन से 3 गुना ज़्यादा एक अपने घर का बजट तरतीब देने के लिए, मैंने कल वो सर्वे रिपोर्ट देखी जो कि हॉरिफाइंग थी। अगर एक आदमी जो कि 20,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला है और वो सिर्फ 4 या 5 लोगों के घर का कुनबा चला रहा है, तो 20,000 रुपये में तो उसके साथ तो उसकी दाल रोटी नहीं पूरी हो रही। वो कहाँ चीज़ है कि अपने बच्चों की स्कूल की फीसेज, उनके कोई मेडिकल के बिल्स या कोई और चीज़ें, बाकी उनकी यूनिफॉर्म किताबें, वो तो दूर की बात रहेगी। यह मसला बड़ा सादा है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो बतौर हुकूमत विजिबल हो, कहीं नज़र आए कि गवर्नमेंट है, तो पहले अवामुल नास की भी तो ख़बर लेना, फिर उनको बताए कि मैं आपके हुकूमती इक़दामात के हैं, यानी एक कमोडिटी है वो 50 रुपए की थी, आज वो हुकूमती इक़दामात के नतीजे में 100 रुपए की है। भाई क्यों ऐसे है? अगर आपके पास तेल के अंदर गुंजाइश मौजूद है और आप किस तरह के इक़दामात करते हैं कि एक रोज़ आप कीमत 20-25 रुपये कम करते हैं और फिर वही कीमत आपको उठा के 32-35 रुपये बढ़ानी पड़ जाती है। ये कैसी हुकूमत है? क्या हुकूमतें ऐसे एक्ट करती हैं? अगर आप ये कहते हैं कि भाषा आप कर रहे हैं, मुझे इन सब में से पूरी जो आप बात सुना रहे थे, मुझे एक फैसल वाउडा साहब की और एक मुराद सईद, इन दोनों से ये बात पूछनी है कि चलें माना मैंने आपके पास 2 साल थे, मैं लाहौर से कराची तक मुझे किसी वजह से बाई रोड जाना पड़ा, सखर तक बनी मोटरवे में, वो खुदा का नाम है, वहाँ पे कोई पेट्रोल देने की सहूलत ही बना दो, छोड़ दो बाकी बड़ी बातें। इतना ही कर लो कि जो बनी हुई चीज़ें थी उनको चला ही लो, जो बाकी काम होते रोक दिए, अगर वो कंटिन्यूटी रहती जिसके साथ था, तो आज लाहौर टू कराची वॉज हार्डली 9 to 10 आवर्स। वो बीच में जहाँ पर छोड़ा वहीं छूट गया। और इस हुकूमत की असल प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ लफाजी के साथ बातें करके और उन प्रोजेक्ट्स की, उन प्रोग्राम्स की जो डायरेक्टली जो पब्लिक से रिलेटेड बातें उनसे डाइवोर्स्ड हैं। इनको नहीं एहसास कि लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, महंगाई ने उनके लिए क्या हालात पैदा कर दिए। इनको नहीं एहसास कि इनकी बैड गवर्नेंस जो है वो किस तरीके से उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। इनको नहीं एहसास कि जो समाजी तकसीम इन्होंने पैदा की है उसके नतीजे में इस पूरे माशरे का क्या बुरा हो रहा है। इनको नहीं एहसास कि जो नाइंसाफ़ी ये कर रहे हैं और जिसको ये नाम देते हैं कि सब एक पेज पे हैं और इत्तेसाब को लिंक करते हैं वहाँ पर, उसके साथ पैदा की गई ये नाइंसाफ़ी किस तरीके से लोगों को अंदर रूह से ज़ख्मी कर रही है कि आप सिर्फ उनके ट्रायल्स कमिट करते हैं और वो भी मीडिया पे कमिट करते हैं। कभी कोई जजमेंट इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तक चीख कर कह रही है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ तक की बातें जो आपके सामने हैं इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल एक ऐसे सिंबल पर बैठी है जो कि बहुत ऊंचे है, उनको नीचे नज़र नहीं आ रहा, और नीदर उस ऊंचाई पर लिखी हुई चीज़ नीचे खड़े लोग वो पढ़ पा रहे हैं। अल्फाज के मानी तब्दील हो गए, टोटल एक नई रिजीम क्रिएट कर दी गई है और सिर्फ प्रोपोगेशनिस्ट रिजीम है, इसके अलावा कतन कुछ नहीं है इस हुकूमत के पल्ले। आप बाहर जाकर निकल के देखें, आपको चौधरी मंजूर साहब ने दुरुस्त कहा, आप अपना एक टीम क्रू साथ लें, आप पब्लिक के पास बाहर निकलें, वहीं पर आप PTI का नुमाइंदा भी बुला लें और अपोजिशन की जमातों से भी लोग बुलाकर खड़े कर लें, फिर उनसे सवाल पूछें और उनके जवाब आप उनसे मांगें। इस वक्त जो अबतरी, जो बेहाली, जिस तरह की लोगों की इस वक्त माली हैसियत इन्होंने कर दी है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की लॉलेसनेस है सर, इट इज़
एब्सोल्युटली लग ये रहा है कि गवर्नमेंट नाम की चीज कहीं एक्सिस्ट बढ़ता जाए। मैं चौधरी मंजूर साहब हकीकत चीज पे क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब, हकीकत या फसाना और प्रोपेगेंडिस्ट रजीम में मलिक अहमद खान साहब कुछ ज्यादा सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करके नॉर्मली करते नहीं है, या आप भी समझते हैं हकीकत यही है? ये हकीकत देखें ना मेरे कहने से बदल सकती है, ना आपके कहने से, ना हुमायूं खान साहब के, ना मलिक अहमद खान। हकीकतें तो हकीकतें हैं। कि मुझे भी सखर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे रेस्ट एरियाज बने हुए हैं, उनको चलाएंगे तो उससे आमदनी आएगी। वो अगर किसी गाड़ी पंचर हो जाए, पेट्रोल नहीं है, कोई एक चीज नहीं, एक जगह पे नहीं है। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद का 520 से 730 रुपए कर देंगे तो आमदनी तो बढ़ जाएगी, लेकिन किसकी जेब से बढ़ रही है ये देखने की बात। आप तो सहूलत देने आए थे, आप उल्टा लोगों से लूट रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हमने आमदनी बढ़ा दी है। आमदनी कैसे बढ़ाई है ये भी तो बताएं जरा। आप जीटी रोड पे तो निकल के देखिए, या किसी और सड़क पे तो निकल के देखिए, हाल क्या है। जो इनका सबसे होनहार वजीर है, जो रोज $200 अरब जो लाता था, वो $200 अरब तो ले आए हैं। वैसे ही वो बातें, और स्कैंडल है कि एक के बाद दूसरा स्कैंडल। NHA में स्कैंडल है, उधर जो उनकी मिनिस्ट्री है पोस्टल सर्विसेज की, वहां पे स्कैंडल है। अब जहां पे मर्जी स्कैंडल है। और ये जो पंजाब में जो कुछ बिठाया हुआ है, जो कुछ किया हुआ है, अब एक्चुअल तो चीनी पे स्कैंडल्स और जो नैब न्याजी गठ जो हम कहते थे एक मिनट सर, हम जो कहते थे वो जरा देखे तो सही ना, कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने IB से क्लियर करवाया। इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा जो नेक्सस है वो उन्होंने खुद ही बयान कर दिया कि क्या नेक्सस है। दूसरी बात ये है कि आप जरा इसको गौर करें, लाहौर सारा डूबा हुआ है। आज मॉडल टाउन से लेकर हरबंसपुरा तक सारा लाहौर, यहाँ पे तो नहीं कोई ND आया, यहाँ पे तो नहीं अदालत में 100 मोटर नोटिस लिया, यहाँ पर तो नहीं कहा गया कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगाए। तो ये उसूल भी एक जैसे होने चाहिए, असूल भी एक जैसे होने चाहिए। मैं लाहौर की आपने कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद अगर कुछ विजुअल्स वहाँ से मिल सकें तो हुमायूं अख्तर साहब से भी सवाल करें कि ये एक जैसी ही ट्रीटमेंट हो रही है एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 73 साल में हम एक ऐसा मुल्क है कि बारिश हो जाए तो बारिश का पानी, आप ये निकास का सिस्टम हम लोग नहीं बना सके अपने मुख्तलिफ शहरों में। आज लाहौर की जो तस्वीर और वीडियोस हमारे सामने आई, अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ भी यही हालात हैं। कराची पे भी हमने काफ़ी शोर मचाया, पेशावर में हालात हों तो वहाँ भी इसी तरह के हालात बनते हैं। हुमायूं अख्तर साहब, जब हम बैठ के हुकूमत में आते हैं, और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तमाम की बात कर रहा हूँ, तो क्या ताकत का नशा इतना ज्यादा होता है कि जिन ग्लास के घरों में हम बैठे होते हैं वहां बैठ के झूठी इमारतें हम बनाते रहते हैं और ये एहसास नहीं होता कि जब पत्थर आएंगे तो ये शीशे के घर धड़ाम करके टूट भी सकते हैं? आपने बहुत ही शायराना बातें कर दी। अरशद साहब, मैं लाहौर में 30 साल से ज्यादा अरसा मुझे हुआ। मैं 1990 में शुमाली लाहौर में इलेक्ट हुआ था और ये शादरा से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक हल्का जाता था, लो लाइंग एरिया है। उस जमाने में मैंने वर्ल्ड बैंक के 100 करोड़ रुपए लगाए थे। लाहौर में सैनिटेशन और सीवरेज में बहुत रकूम खर्च हुई है। ये जब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ज्यादा बारिश हो तो कोई भी शहर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस सिर्फ मैं आपको बताऊं कि चाइना का जो नया एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बैंक आया है, उसके तहत मुझे मालूम है कि $500 मिलियन के नए मंसूबे हैं सीवरेज के और सैनिटेशन के, जो लाहौर की हालत बेहतर करेंगे। लेकिन किसी साल जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा बारिश होगी तो आपको ये सूरत बिल्कुल ज्यादा बारिशें होंगी तो हर शहर का यही हाल होगा। लेकिन जब कराची में ज्यादा बारिशें हो तो वहाँ गवर्नर रूल की बातें होती है, लाहौर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। वहाँ वजीर आला पे करप्शन के केसेस की इंक्वायरी हो तो वो वजीर आला पे IB की रिपोर्ट, सब अच्छा की रिपोर्ट देती हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब, चौधरी मंजूर साहब और मलिक अहमद खान साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाजत दीजिएगा।